नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा करी, जिसमें क्रांति का अर्थ, क्रांतियों के प्रकार तथा क्रांतियों के कारणों के संदर्भ में चर्चा की कि क्रांति किन कारणों से क्रांति होती है, और पुनः एक बार हम उसकी साधारण समीक्षा के रूप में हम बात करें तो शासन सत्ता या संविधान या शासक वर्ग में बदलाव ही क्रांति है। और अरस्तु ने बड़े विस्तार से क्रांतियों के कारणों की विवेचना की है। आज हम इस वीडियो में सत्ता, शासन, संविधान या शासकों में परिवर्तन ना हो या उनके खिलाफ क्रांति नहीं हो, उसके क्या उपाय हों, उन उपायों के पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी विस्तृत विवेचना अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में की है। अरस्तु के अनुसार क्रांतियों को रोकने के उपाय। क्रांति के कारणों की विवेचना करने में अरस्तु राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखना ही है। मैक्सी ने लिखा है, अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उनके निराकरण या समाधान के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। जिस प्रकार क्रांतियों के 2 कारण, सामान्य कारण और विशेष कारण बताए हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, उसी तरह क्रांतियों को रोकने के लिए भी 2 प्रकार के उपाय बताए हैं। पहला उपाय है सामान्य उपाय और दूसरा है विशेष उपाय। जिस प्रकार से क्रांतियाँ होती हैं, उसी प्रकार से क्रांतियों को रोकने के लिए भी सामान्य और विशेष उपाय अरस्तु द्वारा बताए गए हैं। सामान्य उपायों में पहला उपाय जो अरस्तु द्वारा बताया गया है वह है नंबर 1 है शासक व शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध। ये सामान्य सी समझ की बात है कि जब शासक और शासित में, या यूं कहें राजा और प्रजा में जब संबंध सद्भावनापूर्ण होंगे, तो राजा या शासन या संविधान के विरुद्ध कोई संघर्ष या विद्रोह नहीं होगा। तो पहला जो उपाय सामान्य उपायों में बताया है वह है शासक व शासितों में सद्भावपूर्ण संबंध होना चाहिए। क्रांतियों को रोकने का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि शासक व शासितों में संबंध सद्भावनापूर्ण होने चाहिए। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है, जैसा कि क्रांति के कारण बताए थे, अन्याय और असमानता। उससे अगर अन्याय को रोक दिया जाए, असमानता को समाप्त कर दिया जाए, तो क्रांतियाँ नहीं होंगी। और क्रांति के प्रतिकार का सबसे अच्छा उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना है कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, और इस दृष्टि से संविधान और शासन संबंधी सभी व्यक्तियों में संतोष पर आधारित होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उच्च पदों पर जाने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि इसमें समानता का भाव आता है। क्योंकि क्रांति के विशेष कारणों में अन्याय और असमानता थी, तो अगर अन्याय और असमानता को समाप्त कर दिया जाए तो संघर्ष और विद्रोह या क्रांति होने की संभावना बहुत कम रहेगी। समानता में यह है कि सभी व्यक्तियों को उच्च पदों पर
योग्यता के आधार पर जाने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। संक्षेप में ऐसे वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए इसमें प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव करे कि उसे उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है या उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, उसके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। नंबर 2 जो सामान्य उपायों में बताया गया है, नागरिकों को संविधान के भावना के अनुरूप शिक्षित करना। ये नंबर 2 में अरस्तु ने बताया है कि नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप उनको शिक्षा देना या उनको शिक्षित करना। क्रांतियों को रोकने के लिए नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाओं, मूल्यों, आदतों और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप किया जा सके। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावना का संचार किया जा सकता है। अरस्तु ने इस उपाय पर अधिक जोर दिया है। एक स्थान पर उसने लिखा है कि सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थापित और स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही हैं, उन सब में जो चीज़ संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वह शासन प्रणाली के अनुरूप शिक्षा। यदि शासन प्रणाली के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था होगी तो अरस्तु का मानना है कि शासन व्यवस्था के विरुद्ध कोई संघर्ष, विद्रोह या क्रांति नहीं होगी। उदाहरणार्थ, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में नागरिकों को वीर पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रजातंत्र में नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि चुनाव कभी दूर नहीं होते हैं। यानी मतलब अर्थ ये हुआ कि यदि आप विद्रोह नहीं करें, यदि शासक वर्ग से जनसाधारण असंतुष्ट है या उनमें विद्रोह की भावना है, तो उनको इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि पुनः चुनाव होंगे और वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, तब ऐसे शासकों को बदला जा सकता है, इसलिए विद्रोह नहीं किया जाए। ऐसी शिक्षा जनतंत्र के नागरिकों को दी जानी चाहिए। दीर्घकालीन अच्छाइयाँ तत्कालीन लाभ से अच्छी और श्रेष्ठ हैं और सिरों को गिनना सिरों को तोड़ने से अच्छा है आदि। यदि व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया गया तो वे अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लेंगे और इससे विद्रोह की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नंबर 3 जो क्रांति को रोकने का उपाय बताया है वो है कानून का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का अंग बन जाए या होना चाहिए। नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर दंड देना चाहिए या कठोर रुख अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना सहन नहीं की जानी चाहिए। यदि कानून का पालन जनसाधारण द्वारा नहीं किया जाएगा तो वो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी और अराजकता में विद्रोह और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। इसलिए अरस्तु का कहना है कि कानून का पालन कठोरता से करवाना चाहिए और कानून की अवहेलना को कभी सहन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4 जो क्रांति को रोकने के उपाय के संदर्भ में है, राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश या उचित अधिकार दिया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तु का सुझाव है कि राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से अवसर प्राप्त हो सकें
अरस्तु के अनुसार सम्मान, पदों और पुरस्कारों का अधिक से अधिक विस्तृत वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पदों और सम्मान की असमानताएं असंतोष को जन्म देती हैं। चौथा जो क्रांतियों को रोकने का उपाय अरस्तु द्वारा बताया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति या एक वर्ग को सत्ता पर एकाधिकार उनका नहीं होना चाहिए। सबको बारी बारी से योग्यता के अनुसार अवसर मिलते रहना चाहिए। सम्मानों का, पदों का और पुरस्कारों का अधिक से अधिक विस्तृत रूप से वितरण अगर जनता में किया जाएगा तो जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होगी और विद्रोह या क्रांति जनता नहीं करेगी। नंबर 5, भ्रष्टाचार रहित शासन। ये सामान्य सी बात है कि यदि शासक ईमानदारी से शासन करेगा, उसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय या समानता का भाव शासन व्यवस्था में नहीं होगा तो उसमें क्रांतियाँ नहीं होंगी। तो 5वां जो उपाय अरस्तु द्वारा बताया गया है वो बताया गया है भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है, अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार व आचरण संदेह रहित होना चाहिए। सर्वसाधारण को जो बात राज व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है वह है सार्वजनिक धन का गबन और उसका अपव्यय। यदि सरकार द्वारा जनता से वसूला गया कर जो सार्वजनिक धन होता है उसका गबन या उसका व्यक्तिगत लाभ ले या उसका अपव्यय करे तो वो जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न करता है। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न करे और जनता को विश्वास दिलाने के लिए राजकीय आय और व्यय का लेखा ईमानदारी से जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए या जनता को देना चाहिए। नंबर 6 जो क्रांति को रोकने का उपाय है वह विभिन्न वर्गों में संतुलन। विभिन्न वर्गों में अगर संतुलन स्थापित होगा तो सामाजिक संघर्ष नहीं होगा और संघर्ष नहीं होगा तो विद्रोह या क्रांति नहीं होगी। संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म देता है। अतः शासन का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों को निर्धनों के साथ नियुक्त करना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन रह सके। संतुलन स्थापित करने का यह एक उपाय यह है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा सम्मान सुरक्षित रहने चाहिए। यानी कि संतुलन के लिए जो अरस्तु ने उपाय बताया है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा सम्मान अगर सुरक्षित रहते हैं तो क्रांति या संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होगी। अरस्तु के अनुसार सशक्त मध्यम वर्ग क्रांतियों को रोकने का एक सशक्त माध्यम या साधन होता है। इसलिए मध्यम वर्ग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनको अपने पक्ष में रखने के लिए शासक वर्ग को प्रयास करने चाहिए और उनके बीच में संतुलन स्थापित होना चाहिए। विभिन्न वर्गों में मध्यम वर्ग हो, धनिक तंत्र हो, धनिक वर्ग हो चाहे निर्धन वर्ग हो। 7वां जो उपाय बताया है, विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे प्रभावशाली होकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा व ईमानदारी उच्च पदों पर नियुक्ति का आधार होनी चाहिए। विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं देना भी क्रांतियों को रोकने का एक उपाय है, क्योंकि विदेशी व्यक्ति
को अगर अधिकारी या उच्च पदों पर नियुक्ति दे दी जाती है तो वो शक्तिशाली बनकर षड्यंत्रकारियों से मिलकर या उसके शत्रुओं से मिलकर एक शासक के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। जनसाधारण के प्रति उनके व्यवहार में कोई सद्भावना नहीं होती और उनके संविधान में भी उनकी कोई रुचि नहीं होती। इसलिए उच्च पदों पर संविधान के प्रति निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और नंबर 8 है आखिरी जो उपाय बताया है, बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना, यानी कि शासक वर्ग द्वारा जनता के सामने आक्रमण का या विदेशी आक्रमण का भय बताए रखना चाहिए ताकि जनता अपने राष्ट्र के प्रति, अपने शासक के प्रति संघर्ष की भावनाओं उनके दिलो दिमाग में नहीं आए। इन सब उपायों के साथ साथ एक उपाय बाहरी आक्रमण का भय भी बताया गया है कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना चाहिए, चाहे वो दिखावे के रूप में ही हो। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक असंतोष को शांत कर उनमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है। इस प्रकार से अरस्तु ने ये सामान्य उपाय जो क्रांतियों को रोक सकते हैं उनके बारे में हम इन सामान्य उपायों की चर्चा की। अब विशेष उपाय, क्योंकि क्रांतियों के विशेष कारण भी होते हैं, उस तरह से ही क्रांतियों को रोकने के विशेष उपायों के बारे में भी अरस्तु ने अपने ग्रंथ में इनका विवेचन किया है। क्रांतियों को रोकने हेतु सामान्य सुझावों के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले विशेष कारणों को दृष्टि में रखते हुए विशेष उपायों का उल्लेख करता है। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के लिए वो विशेष उपाय की बात भी करता है। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के लिए विशेष उपाय इस प्रकार बताए हैं। पहला है राजतंत्र में, एक शासन प्रणाली राजतंत्र में किस प्रकार से क्रांतियों को रोका जा सकता है। राजतंत्र में क्रांतियों को रोकने के लिए सद्व्यवहार या संयताचार को अनिवार्य माना है। जो शासक संयत व्यवहार करता है, मतलब यानी कि संयमित व्यवहार करता है एवं जितनी मात्रा में संयत व्यवहार करता है उसका शासन उतना ही स्थायी हो जाता है, क्योंकि जनता में उसके प्रति प्रतिद्वेष की भावना का अभाव होता है। राजतंत्र में चूंकि एक व्यक्ति का शासन होता है और उसमें अगर वो जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा तो जनता उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, प्रतिद्वेष की भावना उसमें उत्पन्न नहीं होगी और वो राजतंत्र की शासन व्यवस्था में विद्रोह नहीं करेगा। दूसरा जो शासन प्रणाली है निरंकुश शासन प्रणाली, इसमें क्रांति को किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए अरस्तु ने शासन की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी निरंकुश राजा इस प्रकार का अभिनय करे कि वह राजा निरंकुश नहीं है। निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए शासक की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए निरंकुश राजा इस प्रकार का अभिनय या दिखावा करे कि वह राजा निरंकुश नहीं है। और दूसरा निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए जो उपाय बताया है उसे सार्वजनिक इनकम या आय के प्रति सजग रहना चाहिए तथा सार्वजनिक धन का उपहार आदि देने में अपव्यय नहीं करना चाहिए। तीसरा जो उपाय निरंकुश तंत्र में बताया है
कर आदि लगाने व उनको उगाने या वसूलने में भी इस प्रकार का प्रदर्शन करे कि यह जनसाधारण के हितों पर खर्च करने के लिए वसूल किया जा रहा है। चौथा, जो राजतंत्र निरंकुश तंत्र में क्रांतियों को रोक सकता है, वो उपाय निरंकुश राजा का व्यवहार गंभीर होना चाहिए। निरंकुश तंत्र में राजा का व्यवहार गंभीर होना चाहिए, जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोगों में उनके प्रति श्रद्धा व मिश्रित दोनों रहें, किंतु आतंक पैदा नहीं हो। इस तरह का व्यवहार उसे अपने संपर्क में आए लोगों के साथ करना चाहिए। इस तरह से निरंकुश तंत्र में क्रांतियों को रोकने के 3 उपाय अरस्तु द्वारा बताए गए हैं। नंबर 1 है कि वो निरंकुश शासक होते हुए भी ये अभिनय करे कि वो निरंकुश नहीं है। दूसरा, सार्वजनिक आय के प्रति उसको सजग रहना चाहिए, उसका वो अपव्यय नहीं करे या अनावश्यक रूप से किसी को उपहार नहीं दे। और तीसरा, कर लगाने और वसूलने में भी वो इस प्रकार से जनता को समझाए कि ये सर्वसाधारण के लिए खर्च करने के लिए कर वसूल किया जा रहा है। और चौथा, निरंकुश राजा का व्यवहार गंभीर होना चाहिए। वो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से श्रद्धा से और डर पैदा करने जैसी मिश्रित स्थिति से उसे व्यवहार करें, किंतु उनमें आतंक जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं करें। तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र में क्रांति नहीं हो, उसके लिए अरस्तु कहता है कि प्रजातंत्र में क्रांति रोकने के लिए अरस्तु ने सुझाव दिया है कि संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए एवं उनकी संपत्ति को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इस प्रकार लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य भी नहीं करने देना चाहिए। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में क्रांतियों को रोकने के लिए अरस्तु ने सुझाव दिया है कि संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए तथा उनकी संपत्ति को या उनके धन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। और जो संपत्तिशाली लोग या धनिक वर्ग के लोग हैं, वो अपने धन को अगर अनुपयोगी कामों में खर्च करते हैं या लोक सेवा के कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो उनके खिलाफ भी उनको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कार्य करते हुए प्रजातंत्र में क्रांति को रोक सकते हैं। चौथे प्रकार की शासन व्यवस्था, धनिकतंत्रीय शासन व्यवस्था में क्रांति ना हो, इसके लिए अरस्तु इस शासक व्यवस्था को गरीबों की ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धनिक तंत्र अगर गरीबों का ध्यान नहीं रखेगा, उनको उचित मात्रा में शासन में सहयोग करने का अधिक अवसर प्रदान नहीं करवाएगा और धनिक द्वारा किसी गरीब के साथ अन्याय करने पर उस धनिक को कठोर दंड भी दिया जाना चाहिए। धनिक तंत्र के हित में एक बात यह है, यथासंभव संपत्ति एवं जागीरों की समानता हो और उसका अधिक लोगों में बंटवारा भी वो करे। इस प्रकार धनिक वर्ग में क्रांति से बचा जा सकता है, यानी कि वो गरीबों की तरफ पूरा ध्यान रखे, उनको उचित मात्रा में शासन में सहयोग करने का अवसर प्रदान करे और धनिकों द्वारा किसी गरीब के साथ अन्याय करने पर उस धनिक को कठोर दंड दे। धनिक तंत्र के हित में एक बात यह भी उसने बताई कि यथासंभव संपत्ति या धन का वितरण समानता
जितनी हो सकती है उस आधार पे हो, ताकि उस धन का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों में किया जा सके। इस प्रकार से अरस्तु ने ये क्रांतियों के रोकने के सामान्य और विशेष उपायों के बारे में इस क्लास में हमने जो उसके द्वारा दी गई विवेचना है उनका विस्तृत विवरण हमने समझा, और अंत में वस्तुतः अरस्तु क्रांतियों का विवेचन सुंदर व प्रमाणिक तथा शुद्ध रूप से अपने ग्रंथ में किया है। और उसके लिए मैक्सिने के शब्दों में मैक्सिने लिखा है, राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इसमें अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। यानी कि राजनीतिक विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। यानी कि जो क्रांतियों को रोकने के उपाय अरस्तु द्वारा बताए गए हैं, इनसे अच्छे विश्वसनीय उपायों का राजनीति विज्ञान में कोई उपाय दूसरा और हो नहीं सकता। ये इस प्रकार से मैक्सिने ने उसके क्रांति के रोकने के उपायों के संदर्भ में कहा है। इस क्रांति को रोकने के उपायों के साथ ही अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के संदर्भ का जो चैप्टर था वो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे राजनीतिक चिंतन के राजनीतिक विचारों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।